मेरी सास ने मेरे पेट पर लात मारी थी और मुझे धक्का देते हुए बोली थी, मेरे साथ ये बेवजह के ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी असलियत मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जब तुमने मेरी बात की अहमियत नहीं रखी तो मैं भी तुम्हें किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगी। जब तक कूलर मशीन न लाओ तब तक मेरे घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दर्द से बुरा हाल हो गया था, जान निकलने वाली हो गई थी। जब अचानक उन्होंने मुझे बाजू से थाम कर खड़ा किया था, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं कुछ कहती या समझती इससे पहले ही उन्होंने मुझे घर से धक्का मारकर निकाल दिया था। मैं फिर से घर की तरफ मुड़ती, उससे पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। तकलीफ़ के कारण मेरे पूरे शरीर में दर्द उठ रहा था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं एक औरत हूँ, मेरी इज्जत कितनी नाजुक है, लेकिन उन्हें बस अपनी लालच की फ़िक्र थी कि किसी भी तरह मेरा घर सामान से भर जाए। मैं दरवाजे के पास आई थी, दरवाजे को पीट दिया था और मिन्नत भरे लहजे में बोली थी, माँ जी, दरवाज़ा खोल दें, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे कूलर मशीन दे सके। मेरी बात तो सुने, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी पुकार नहीं सुनी। मैं काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी तड़पती रही, रोती रही, उनकी मिन्नत करती रही कि दरवाज़ा खोल दें। मेरे भाई के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे कोई कूलर मशीन दिला सके। मगर मेरी सास ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने बस अपनी कही और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे सिर से छत छीन ली गई थी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। मैं क्या करती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मुझे रमेश भाई के पास जाना चाहिए था या फिर अपने दम पर कुछ करना चाहिए था? मैं खाली दिमाग के साथ सड़क पर चलती जा रही थी। मेरा हाथ धीरे धीरे कांप रहा था, दिल बहुत परेशान था। मैं 2 महीने की गर्भवती थी। मेरा शरीर अभी कच्चा था। मेरी सास को इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। मेरी शादी को महज 6 महीने हुए थे और 6 महीने बाद ही मेरी ज़िंदगी में परेशान बननी शुरू हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, इसलिए मेरी सास और मेरे पति मुझसे इतने नाराज़ रहते हैं। मैं दिन रात ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ा कर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना मांगती थी और शादी के 6 महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तब से तो मेरी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई थी। मेरी सास ने बेमतलब घर में शोर मचाया हुआ था, जबकि वो कोई काम नहीं करती थी। सारे काम मेरे ही ज़िम्मे थे और मैं भी खुशी खुशी हर काम करती थी। मेरा यही मानना था कि वो बूढ़ी महिला हैं, भला उनसे घर के क्या काम करवाने। अगर वो उठकर पानी भी पी लेती थी तो मुझे अफसोस होता था। और अब वो बेमतलब शोर मचा रही थी कि कूलर मशीन लाओ, पर न जाने क्यों वो मुझे परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अपना वक्त याद करके मेरी आंखें एक बार फिर भर आईं। मैंने भी तो अपने भाई को खून के आंसू रुलाया था, ये तो होना ही था। अतीत के वो दर्दनाक पल मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह लहराने लगे थे। वो वक्त याद करके मैं और भी ज़्यादा तकलीफ़ में रो पड़ी थी। भाई, मैंने आपसे बोल दिया है, मैं अनिल के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। अगर आपने मेरी शादी अनिल से नहीं करवाई तो मैं मर जाऊँगी। मुझे उस इंसान से सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इश्क है। जबकि मेरा भाई, जो मुझसे 5 साल बड़ा था, मेरी आंखों में देखते हुए बोला था, तुम्हारी मोहब्बत की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी लाडो, वो रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो लोग अच्छे नहीं हैं, खासकर अनिल की माँ। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। वो नरम लहजे में मुझे समझा रहे थे, जबकि मैंने अपनी बात रख दी थी। मेरे मम्मी और पापा का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। मुझे पालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था, जो मुझे हमेशा सर आंखों पर बिठाता था। कभी भी आंख में आंसू आने नहीं देता था। मुंह से निकलने से पहले ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता था। लेकिन मेरी यह ख्वाहिश वो किसी भी सूरत पूरी नहीं करना चाहता था। रमेश भाई की बात सुनकर मैंने उनकी तरफ निगाहों से देखा और गुस्से से बोली, भाई, ये आपका मसला नहीं है। मुझे अनिल से शादी करनी है। अब मैं किसी भी तरह ज़िंदगी गुजारूं, ये मेरा मसला है। आपने तो अपना घर बसा लिया है ना? मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बस आपको बता चुकी हूँ, मुझे अनिल चाहिए। इसके अलावा मैं किसी भी आदमी से शादी नहीं करूँगी।
ये बोलकर मैं अपने कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे से मेरे भाई ने 2 बार मुझे राधिका राधिका कहकर पुकारा था। लेकिन मैंने पलट कर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। मुझे मालूम था वो तकलीफ़ में होंगे, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। आखिर को मैं उनकी छोटी और लाडली बहन थी और मैंने बिना सोचे समझे उन्हें इतना ज़लील कर दिया था। मगर मैं बेबस थी। अनिल की मोहब्बत ने मुझे इतना पागल कर दिया था कि उसके अलावा मुझे कोई और नज़र नहीं आता था। मेरी ज़िद की वजह से मजबूरन मेरे भाई को इस रिश्ते के लिए हाँ बोलनी पड़ी थी, वरना उनका कोई इरादा नहीं था। वो मेरे मुंह पर कहते थे कि मैं कभी तुम्हारी शादी एक ऐसे घराने में नहीं करवाऊंगा जहां पर हुक्मरान एक औरत हो, क्योंकि जिस परिवार में हुक्मरान औरत होती है वो घर तबाह हो जाता है। लेकिन मेरी नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं थी। मैंने अपने भाई को दिल से समझाया थी, उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि वो मेरा भाई है, मेरा बाप नहीं। हालांकि उसने किरदार एक बाप वाला निभाया था। मेरी सास आज घर आई थी। पूरा घर लजीज पकवान की खुशबुओं से महक रहा था। मेरी भाभी बहुत अच्छी औरत थी। उसने कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, बल्कि बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। बेटी बेटी कहकर उसका मुंह नहीं थकता था। लेकिन जब से मैं अनिल के साथ ताल्लुक़ में आई थी, मैंने अपने भाई और भाभी को बिल्कुल ही भुला दिया था। अगर वो मुझे कुछ समझाते भी थे, तब भी मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती थीं। आज भी यही हाल था। मैं जब तैयार होने लगी, तो पीछे से मेरी भाभी कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए बोली थी, राधिका, इतना तैयार मत हो। शादी से पहले दुल्हन का इतना संवरना अच्छा नहीं होता। बेवजह बाद में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ताने देंगे। मेरी गुड़िया, तुम्हें नहीं मालूम, ये दुनिया दिखाने को तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से सबके दिल काले होते हैं। आज तुम्हें बहुत सराहेंगे, तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, लेकिन जब तुम उनके घर ब्याह कर जाओगी, तो वही लोग तुम्हें ताने देंगे कि शादी से पहले ही तुम अपने सारे अरमान निकाल चुकी थी। इसलिए मेरी गुड़िया, थोड़ा होश से काम लो। वो मुझे मोहब्बत से लहजे में समझा रही थी, लेकिन उनकी बात मेरे ध्यान पर नहीं लगी और सर पर हाथ रखी। मैं गुस्से से पलटी और उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, आप अपने काम से काम रखें, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगी। न मेरे अनिल को बुरा लगता है और न ही उनकी माँ को। वो दोनों ही मुझे तैयार रहने के लिए बोलते हैं, इसलिए आप अपने मशवरे अपने तक ही मौजूद रखें। ये बोलकर मैं शीशे की तरफ मुड़ गई थी। मैंने आईने में उनकी आंखों में नमी उतरती देखी थी। मुझे मालूम था जिस तरह का बर्ताव मैंने अभी उनके साथ किया है, उन्हें तकलीफ़ हुई होगी, मगर मैं चाहकर भी उनसे माफ़ी नहीं मांग पाई थी। वक़्त का पहिया घूमता जा रहा था। मेरे ससुराल वाले यानी अनिल और उसकी माँ हमारे घर आ गए थे। मेरे भाई ने उन लोगों को बहुत खिदमत में लगा था। उनका कहना था कि शादी से पहले सास और ननद ही घर आए, दूल्हे को घर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने इस बात पर भी उन्हें बुरी तरह झिड़क दिया था कि बेवजह मेरी सास को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका दिल चाहता है तो वो लेकर आ सकती हैं। हम कोई पुराने ज़माने में थोड़ी रह रहे हैं। मेरे भाई मेरी बातें सुनकर बस मेरा चेहरा ही देखते रह जाते थे। वक़्त गुज़र रहा था। शादी के दिन सर पर आ गए थे। मेरे भाई के पास अभी कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ थे। उन्होंने मेरी सास के सामने तमाम बातें खोल कर रख दी थीं कि मैं ज़्यादा दहेज अपनी बहन को नहीं दे सकता। हाँ, मैं 3 जोड़ी में तो अपनी बहन को ब्याह सकता हूँ, लेकिन बड़ा फ्रिज, बड़ी वॉशिंग मशीन और भी अन्य सामान मेरे बस से बाहर है। जबकि मेरी सास बोली, कोई बात नहीं है जो मैंने देखा था। लेकिन बात संभालने के लिए उन्होंने फ़ौरन ही अपने पर काबू पाया और मेरे भाई की तरफ देखते हुए बहुत ही मीठे लहजे में बोली, अरे, आप परेशान क्यों होते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अपने घर की बेटी दे रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। और मैं तो ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, बल्कि मुझे अपने भाई की बातों पर गुस्सा आने लगा था। लेकिन न जाने क्यों मेरे भाई के बात में शांत हो गई थे। वैसे ही अब थे, बल्कि उनमें और भी ज़्यादा परेशानी शामिल हो गई थी। शादी की तारीख रख दी गई थी। मुझे मालूम था मेरा भाई बहुत परेशान हो रहा होगा। उसकी इतनी अच्छी नौकरी नहीं थी, वो एक मामूली वर्कर था। लेकिन मैंने ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा था।
मेरा मानना था कि यह उसका फ़र्ज़ है और उसे अपना फ़र्ज़ अदा करना ही होगा। यह मेरा मसला नहीं है और बेशक जितना मेरे भाई से हो सका उसने किया था। बड़ा फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो वो नहीं दे पाया था, लेकिन मुझे ज़रूरत का हर सामान दिया था। रुखसती के वक़्त न जाने क्यों मेरा दिल भर आया था। अजीब सी कैफ़ियत हो रही थी। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई और अपने बाबुल के आंगन को छोड़कर जाने वाली थी। यह एहसास ही मुझे रुला चुका था। हाँ, मेरे भाई के साथ मेरे कुछ इख्तलाफात हो गए थे, लेकिन जो भी था वो मेरा सगा भाई था। उसके सीने से लगते ही मैं बिलक बिलक कर रो पड़ी थी और वो मुझे अपने सीने से लगाए हुए नम लहजे में बोला था, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई भी मसला हो, तुम्हारे भाई का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला है। तुम बिना झिझक आ सकती हो और अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। मेरी से जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जबकि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो अल्फाज मेरे लिए कितने मायने रखने वाले हैं। मैं अपनी सास और पति के साथ ससुराल आ गई थी। मुझे लगा था कि मेरा स्वागत बहुत शानदार अंदाज में किया जाएगा। अनिल मुझे हर वो खुशी देगा जिसकी मैं हकदार हूँ। आखिर को हमारी पसंद की शादी थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। मगर मैं सामने का मंजर देखते ही हैरान रह गई थी। घर बिल्कुल उजड़ा हुआ था, न कोई लाइट थी, न शोर शराबा था, बल्कि घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरी सास मेरे बराबर में ही बैठी माथे पर हाथ मारते हुए बोली थी, इन लाइट वालों का बहुत सताया हुआ है। जब देखो बंद कर देते हैं। चलो बहू, बाहर आ जाओ। ये बोलकर वो घर की तरफ बढ़ गई थी। चंद बाराती जो उनके साथ थे, वो लोग मैरिज हॉल से ही अपने घरों की तरफ आवागमन हो गए थे, जबकि मैं जो समझी थी कि मेरी सास और मेरी ननद मुझे पकड़कर उतारेगी, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। मैंने अनिल की तरफ देखा, जो ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। वो महज ये बोलकर अकेले ही घर चले गए थे कि जल्दी अंदर आ जाओ, माँ को इंतज़ार करना पसंद नहीं है। और मैं उनकी तरफ देखती रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने गहरी सांस हवा ली थी। जो भी था, अब मुझे ही समझौता करना था। मैं गाड़ी से बाहर आई थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि पहले दिन ही ये लोग मेरे साथ इस तरह का रवैया रखेंगे। मेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा था। न मेरी सास एक अच्छी औरत थी, न मेरी ननद और न ही मेरे पति। मैं घर में दाखिल हुई तो पूरा घर बिखरा हुआ था। मेरी सास मेरी जानिब झाड़ू फेंकते हुए बोली, ए राधिका, जल्दी से घर की सफाई कर लो। फिर तुम्हारी कुछ रस्में भी अदा करनी हैं। अगर हमारे ख़ानदान में ये रस्में अदा न की जाएं तो बदशगुनी होती है। जबकि मैं हैरान निगाहों से कभी अपनी सास को देख रही थी तो कभी अपने कदमों के करीब पड़ी झाड़ू को देख रही थी। वो मुझे क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी थी और वो मुझे घर की साफ सफाई का बोल रही थी। मेरी आंखों में नमी उतरने लगी थी, दिल रो रही थी। मैंने अपने आप को मजबूत किया था। ये मेरा घर नहीं था, न यहाँ मेरी भाभी थी, न मेरा भाई था, जिनके सामने मैं खड़ी हो जाती थी, जिनसे अपने नखरे उठवाती थी, जिनके सामने ज़िद करती थी। मुझे अब यहाँ समझौता करना था। मैंने आंखों में आई नमी को साफ किया था और खामोशी से झाड़ू लगाने लगी थी। काम ख़त्म करने के बाद मुझे लगा था कि हो सकता है मेरी सास कुछ रस्में अदा करेंगी, लेकिन उन्होंने मुझे चंद पल में ही बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। वो मेरे करीब आई थी। मेरी माँ का जेवर, जो मैंने अपने गले में पहना हुआ था, बेदर्दी से मुझसे छीन लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, घर की बहुएं सोना नहीं पहनती, जो मिला है उसमें ही शुक्र अदा करो। हालांकि मैं उनसे बोलना चाहती थी कि ये मेरी माँ का है, आपने नहीं दिया, मगर न जाने क्यों मुझे उनसे खौफ महसूस हो रहा था। मैं जिस तरह शादी करके आई थी, मेरा वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे मालूम था अगर मैं गई तो मेरा भाई मुझे कभी नहीं ठुकराएगा, बल्कि अपने सीने से लगाएगा। लेकिन मुझे खौफ महसूस हो रहा था, अगर उसने मुझे नहीं अपनाया, घर से निकाल दिया, तो मैं क्या करूँगी। थक हार कर मैं अपने कमरे में आई थी और सामने का मंजर देख तो मेरी रूह छलनी हो गई थी। अनिल के कमरे में मेरा फर्नीचर नहीं था। मेरा दिल फटने के करीब आ गया था।
कुछ दिन बाद मेरी ननद की भी शादी थी। क्या मेरी सास ने मेरा सारा फर्नीचर उनको दे दिया था? ये ख्याल आते ही मेरी आंखें नम भरे आंसू से भर गई थीं। मैं अनिल के पास आई थी, जो बिस्तर पर अधलेटा था। मैं उन्हें झंझोड़ते हुए बोली थी, ये सब क्या तमाशा है? अनिल, मेरा सामान कहाँ है? और ये अम्मी मुझसे, मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही अनिल ने एक घुमाता हुआ ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह मार दिया। मैं उसी पल ज़मीन पर गिर गई थी। वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोला था, आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने या बोलने का सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और रही तुम्हारे सामान की बात, तो वो मैंने अपनी बहन को दे दिया है। अब तुम्हारा सामान और मेरा सामान अलग थोड़ी है। जबकि मैं अपने पति को देखती रह गई थी। शादी से पहले ये शख्स मुझे फूलों की तरह रखता था। राधिका राधिका बोलकर इसका मुंह नहीं थकता था। और आज शादी की पहली रात ही वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। और महज यह पूछने पर कि मेरा सामान कहाँ है, मेरी बर्बादी का आगाज़ हो गया था। हर लम्हा मुझे इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि तेरे भाई ने तुझे दिया ही क्या था? चंद जोड़ी कपड़े, थोड़ा सामान और एक छिलके के जैसा जेवर। और मैं खून के आंसू पीकर रह जाती थी। मुझे मालूम था मेरे भाई ने कितनी मुश्किलों से ये दहेज जोड़ा होगा, और इन लोगों ने चंद पल में ही मेरा दहेज मेरी ननद को दे दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ, अगर वो मुझसे मांगते तो मैं कभी मना न करती। अक्सर मेरी सास मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और गुस्से से बोलती थी, जाओ और अपने भाई से ये सामान लाओ। उसको बोलो कि तुम्हारे घर में राशन नहीं है, वो दिलवाए। कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं बस खामोशी से सब सह जाती थी। मैं किसी भी सूरत अपने भाई के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं एक गैरतमंद औरत थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि वक्त ऐसा आ जाएगा कि मेरी सास मांगते मांगते मुझे घर से निकाल देगी, और वो भी उस वक्त जब मैं प्रेग्नेंट थी। मैं सड़क पर बैठी काफ़ी परेशान थी। कुछ सोचकर मैंने अपना सिर झटक दिया था। मैं अपने भाई के घर नहीं जा सकती थी। हाँ, मैं सड़क पर ज़िंदगी गुजार दूंगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी। आने से पहले जो तमाशा मैंने उनके घर लगाया था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैं कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और सामने बनी एक दुकान की तरफ बढ़ी थी। मुझे पता था इस काम को करने से मेरी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, लेकिन अगर मुझे सूखी रोटी भी अपने पेट में डालनी थी तो मुझे काम करना था। मैंने बहुत मिन्नतें करके एक पॉलिश और ब्रश उस आदमी से ले लिया था और वादा किया था कि मैं कमा कर तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। वो आदमी मुझे देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा हाथ जोड़ना और मेरा रोना धोना उसे राजी कर चुका था। मैं उसकी दुकान के सामने ही बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करने लगी थी, और जो वो मुझे मजदूरी देते उससे मैं अपना पेट भर लेती थी। पूरा दिन ही इसी मशक्क़त में गुजर गया था। मैं एक औरत थी, मेरा रात सड़क पर रहना ठीक नहीं था। मैं बहुत मुश्किल में थी, मगर कहते हैं ना, खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है और उसमें रहने वाला हर शख्स झल्लाद नहीं होता। उस दुकानदार ने मेरे सिर पर हाथ रखा था और मुझे देखते हुए बोला था, लगता है काफ़ी परेशान हो। मेरी दुकान में तुम रात गुजार सकती हो। अंदर से दुकान बंद कर लेना। तुम्हारी बात पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरा सामान चोरी मत करना। ये बोलकर उस आदमी ने मुझे रहने के लिए जगह दे दी थी। मैं इतने में ही ऊपर वाले का शुक्र अदा कर चुकी थी कि सिर छिपाने की छत मिल गई है। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरते जा रहे थे। मुझे ससुराल से निकले आज 2 हफ्ता हो गया था। दोपहर की कड़कती धूप और मैं, 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत, सड़क पर बैठी मर्दों के जूते पॉलिश कर रही थी, जब अचानक एक बाइक मेरे पास आकर रुकी थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरा भाई मुझे नम आंखों से देख रहा था। मेरा पूरा वजूद कांप उठा था। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा था, मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था और मुझे बाइक पर बैठने की हिदायत दी थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। बेशक आपका खून ही आपका अपना होता है। वो मुझे सीधा घर लाया था, पेट भरकर खाना खिलाया था, दवाई दिलाई थी और मुझे मेरे कमरे में छोड़ दिया था। करीब 2 महीने तक उसने मुझसे यह नहीं पूछा था कि मैं बीच सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश क्यों कर रही थी। और 2 महीने बाद जब उसने तलाक के कागजात बनाए
तब उसने मुझसे यह सवाल किया था कि तुम वहाँ क्यों थी, और मैंने रोते हुए अपने ऊपर बीती इन 6 महीनों की बीते हुआ बातें सुनाई थीं कि मैंने कितनी बर्दाश्त की है, जबकि मेरा भाई की आंखें से आंसू गया था। वाकई माँ बाप के लिए ये लम्हा बहुत तकलीफ़ होता है जब उनकी लाड से पली बेटी दर दर की ठोकरें खाएं। लेकिन मेरे भाई और भाभी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। उन दोनों ने तलाक के पेपर बनाकर मेरे पति के मुंह पर मारे थे, उनसे साइन करवाए थे और उन्हें बोल कर आए थे कि मैं अपनी बहन को 3 वक्त की रोटी बहुत आसानी से खिला सकता हूँ। तुम जैसे निकम्मे इंसान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन पर केस करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने मेरा सामान हड़प लिया था, मगर मेरे भाई ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि बस जाने दो, जो हो गया सो हो गया, ऊपर वाला देख रहा है, वो देख लेगा। और चंद महीनों बाद ऊपर वाले ने मुझे एक चाँद से बेटे से नवाजा था। मेरा पति मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहता था, लेकिन कोर्ट के जरिए मेरे भाई ने मेरे बेटे की कस्टडी मुझे दिलाई थी। करीब 3 साल बाद मैं एक रोज़ अपने भाई के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल गई थी, और जब हम सामान खरीद कर बाहर आए तब मैंने एक औरत को देखा जो पागलों की तरह अपना सिर खुजा रही थी। पहले तो मुझे आंखों का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मालूम हुआ था वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी, जिसने महज कूलर मशीन के लिए अपनी 2 महीने की प्रेग्नेंट बहू के पेट पर लात मारी थी और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं ऊपर वाले के फैसले पर महज धीमा सा मुस्कुराई थी और अपने भाई का हाथ थामकर घर की तरफ बढ़ गई थी। न मैं उस औरत के करीब गई थी और न मैंने उससे उसकी तकलीफ़ पूछी थी। मैं अपना दिल साफ़ कर चुकी थी और अपने बेटे के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।